18 साल तक स्कूल, फिर 4 साल कॉलेज और फिर मरने के पहले तक नौकरी। रोज़ सुबह से लेकर शाम तक 8-9 घंटे काम करना, फिर रात को मोबाइल पर सोशल मीडिया चलाना और अगले दिन वही सेम रूटीन फॉलो करना। क्या हमारे ज़िंदगी का मकसद यही था और हम इसी के लिए इस धरती पर आए थे? या फिर सालों से धरती का 1% पॉपुलेशन बाकी 99% पॉपुलेशन को मजबूर कर रहा है इस ज़िंदगी को जीने के लिए? इंटरनेट पर एक फेमस कोट है कि धरती में मौजूद 85% लोग फॉलोअर्स होते हैं, 10% लोग लीडर्स और क्रिएटर्स होते हैं जिनको वो 85% लोग अपना आइडल मानकर फॉलो करते हैं, और बाकी के 5% ऑब्जर्वर्स होते हैं जिनको पता होता है कि असल में दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन सब पता होने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल सामने लाते हैं जिससे उन 10% लोगों के सालों की मेहनत खराब हो सकती है। और शायद यही वजह है कि हमें सवाल ना करना बचपन से सिखाया जाता है। स्कूल में जो बच्चा सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है उसको सब बेवकूफ़ समझते हैं, और कई बार तो टीचर्स भी ऐसे बच्चों से इरिटेट हो जाते हैं, और इसीलिए 15 साल स्कूल में बिताने के बाद भी उनमें कॉमन सेंस तक डेवलप नहीं होता, क्योंकि स्कूल बस हमें हमारी एडल्ट लाइफ को कैसे बिताना है वो सिखाता है। इसलिए बड़े होने के बाद भी ये बहुत ही ओबीडियंट होते हैं अपने बॉस के, और ऐसे ही हमें अपने बचपन में ही ट्रैप किया जाता है इस मैट्रिक्स में। इससे बाहर आना तो दूर, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो खुद इस मैट्रिक्स का हिस्सा है। हर रोज़ घंटों सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रील्स देखकर बीत रही है जो हर किसी को दिखाया जा रहा है, और उन्हें लगता है कि वो मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये सिस्टम आखिर कब आया और किसने बनाया था इस सिस्टम को? 19वीं सेंचुरी की बात है, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय चल रहा था। मतलब बिजनेसेस इंसानों को रिप्लेस कर रहे थे मशीन्स से, और इंसानों को बस उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए रखा जा रहा था, ठीक जैसे आज एआई धीरे धीरे इंसान को रिप्लेस कर रहा है। मशीन्स का यूज़ करके बिजनेसेस बहुत ही जल्दी ग्रो हो रहे थे, क्योंकि जहाँ पहले 100 लोग मिलकर दिन में 30 से 40 प्रोडक्ट्स बना रहे थे, वही मशीन्स सेम काम कुछ ही घंटों में कर रहा था, जिसके वजह से वो बहुत जल्दी अमीर भी बन रहे थे। और कोई भी बिजनेसमैन यही चाहेगा कि उन्हें ऐसे लोग मिल जाए जो थोड़े पैसे देने पर उनकी हर एक बात मानने को तैयार हो जाए बिना कोई भी सवाल किए, क्योंकि मशीन्स चलाने के लिए इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं होती। और यही काम साल 1902 में कर रहे थे जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने अपने पूरे लाइफ में $180 मिलियन जनरल एजुकेशन बोर्ड को डोनेट किए थे हायर एजुकेशन के लिए, जब एजुकेशन बोर्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन वो इतना पैसा एजुकेशन बोर्ड में क्यों डोनेट कर रहे थे? एजुकेशन प्रमोट करने के लिए? इसका जवाब खुद रॉकफेलर दिए थे कि उन्हें एक नेशन ऑफ वर्कर्स चाहिए, नेशन ऑफ थिंकर्स नहीं। क्योंकि अगर स्मार्ट और नॉलेजेबल लोगों को अच्छे सैलरी पे ये कंपनीज नहीं रखेंगे तो कल ये खुद अपना कंपनी बना लेंगे और फ्यूचर में इन्हीं को कंपटीशन देंगे। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग आपके नौकर बनकर आपकी कंपनी ग्रो कराने में मदद करेंगे। और इंडिया में गुरुकुल्स को बंद करके मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी था थॉमस मैक्यूले का, जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया के बारे में ये कहा था। लेकिन क्विंट और द वायर के हिसाब से ये फेक है, और उन्होंने ऐसा कभी कहा ही नहीं था। और इसका लॉजिक वो देते हैं कि ये टेक्स्ट दिखने में बहुत ही मॉडर्न लग रहा है, और लोग 19वीं सेंचुरी में ऐसे बात नहीं किया करते थे। अबे साले। लेकिन हमें सच्चाई का पता चल चुका था 1960s में धर्मपाल जी के वजह से, जो उस वक्त लंदन में काम किया करते थे, और ऑफिशियल काम के वजह से उन्हें काफ़ी वक्त तक लंदन के लाइब्रेरीज में बिताना पड़ता था। और एक दिन उनके हाथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऐसे आर्काइवल रिकॉर्ड्स लगे जो देखकर उनके भी होश उड़ गए थे। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसे सर्वेस के डॉक्यूमेंट्स मिले थे जो उन्होंने 19वीं सेंचुरी में इंडिया में करवाया था, और इस सर्वे का लक्ष्य था भारत का को एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम का जांच करना और पता करना कि उसका इम्पैक्ट कितना है भारत पर। और इस सर्वे के रिजल्ट के अनुसार भारत के हर एक छोटे गांव में एक पाठशाला हुआ करता था, और पूरे भारत में लाखों पाठशालाएं थे, और अकेले बिहार और बंगाल में ही 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला हुआ करता था। उस सर्वे के रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत का लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा है। लगभग हर एक इंसान को संस्कृत या फिर अपने रीजनल भाषा में पढ़ना और लिखना आता है। इन पाठशालाओं में महाभारत, रामायण, मैथ्स, साइंस, डांस, म्यूजिक और हर एक चीज़ सिखाया जाता था, और इनमें अटेंडेंस भी बहुत हाई हुआ करता था।
इन गुरुकुलों में जो शिक्षक हुआ करते थे वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाते थे और इन पाठशालाओं को फंड किया जाता था लोकल मंदिरों के द्वारा और इनमें लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ा करते थे। और इवन इस सर्वे में ये भी लिखा गया है कि इन पाठशालाओं में 70% स्टूडेंट्स शूद्र और वैश्य वर्ण के हुआ करते थे और ब्राह्मण और क्षत्रिय कम संख्या में होते थे और वो सब एक साथ बैठकर पढ़ते थे। और इस सर्वे के बाद ब्रिटिशर्स को पता लग चुका था कि इतने बड़े देश को जहाँ इतने सारे लैंग्वेजेस हैं और लोग इतने एडुकेटेड हैं, उसको लंबे समय तक कैप्चर करने का एक ही तरीका हो सकता है कि इसके एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम और कल्चर को बर्बाद कर दो। और ये चीज़ आज भी है। हमें अपने ही फेस्टिवल्स बेकार लगते हैं और फॉरेन फेस्टिवल्स मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगते हैं। भारत का एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उस सर्वे को नाम दिया था द ब्यूटीफुल ट्री। लेकिन खूबसूरत होने के बावजूद उनका मकसद था कि इस खूबसूरत ट्री को बर्बाद कर देना। सर्वे के बाद मैक्यूले ने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया कि भारत के लोग खुद के ही हिस्ट्री और कल्चर से हेट करने लगे, जिसके लिए उन्होंने हिस्ट्री में मुगल राज पढ़ाया, ये दर्शाने के लिए कि हमारा हिस्ट्री पहले से ही खराब है। संस्कृत भाषा को हटाया गया इंग्लिश से और उसको प्रमोट किया गया एक हाई स्टेटस लैंग्वेज के हिसाब से। और धर्म के किताबों को बर्बाद करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था मैक्स म्यूलर को, जिसने हमारे धार्मिक ग्रंथों को पूरा डिस्टॉर्ट कर दिया था। और इन सब के वजह से आज भी कई भारतीय इंडिया के रिच कल्चर और रिलीजन को समझ ही नहीं पाते हैं और इसी सिस्टम को यूज़ करके बचपन से ही हमें ऐसे सिस्टम में डाल देते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्कूल जाकर बोर्ड्स के एग्ज़ाम नहीं देंगे तो कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा और डिग्री नहीं होगा तो कोई भी अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। स्कूल में हमें कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे चीज़ों को नहीं सिखाया जाता है। हमें सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा और फिर अच्छी नौकरी। इस सिस्टम के रूल्स हमें एकदम बचपन में ही सिखा दिया जाता है, जब पानी पीने के लिए भी किसी दूसरे के परमिशन का इंतज़ार करना पड़ता है। और इन्हीं चीज़ों के सहारे से हमारे दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि हम गुलाम हैं और हमें अपनी ज़िंदगी एक गुलाम की तरह ही बितानी चाहिए। ये मैट्रिक्स बहुत ही बड़ी है और मैट्रिक्स को सही से समझने के बाद ही कोई इससे बाहर आ सकता है। और मैट्रिक्स बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे कि मनी, जिसके लिए हम सब काम करते हैं, लेकिन इसी के बारे में हमें कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता। और ऐसे ही मैट्रिक्स के और भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मीडिया, रिलीजन, पॉलिटिक्स और डर। इनको समझने के बाद ही आप इस मैट्रिक्स से बाहर निकल सकते हैं और ये सब कुछ एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। आज आपने मैट्रिक्स को एस्केप करने के पहले स्टेप के बारे में सीखा, जो था हमारा यूजलेस एजुकेशन सिस्टम। और अगले कुछ वीडियोस में हम मैट्रिक्स के बाकी सारे कंपोनेंट्स के बारे में सही से समझेंगे। अगले पार्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।